अगर आप लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन का रेगुलरली ट्राई कर रहे हैं लेकिन किसी ना किसी रीज़न की वजह से आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो घबराइए मत। यू हैव कम टू द राइट प्लेस। हेलो एंड नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम लोग ट्रांसलेट करने वाले हैं एक चींटी और एक कबूतर की कहानी को इंग्लिश में। हम कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल बेसिक से सब कुछ समझाया जाए ताकि आपके सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इन केस आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, आइए अब हम लोग अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है, लेकिन हम इसको सेंटेंस बाय सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि कहानी शुरू होती है, एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक पेड़ था। देखिए, सबसे पहला जो हमारा वाक्यांश है, वाक्यांश को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रेज, वाक्य का अंश, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, उसको इंग्लिश में बोला जाता है फ्रेज। एक बार की बात है, ये जो हमारा फ्रेज है, इसके लिए इंग्लिश बनती है वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम। इसको आप दो तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि वंस, आप केवल अगर एक बार की बात है की जगह केवल एक बार यूज करते हैं तो वो भी सेम ही मीनिंग कन्वे करता है, या फिर आप यूज करते हैं लॉन्ग अगो, काफी पहले, वो भी यही सिमिलर मीनिंग कन्वे करता है। फिलहाल के लिए अब हम ये समझ लेते हैं कि एक बार की बात है को बोला जाता है वंस अपॉन अ टाइम। आपने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और मुंबई दोबारा, ये दो पिक्चरें आपने सुनी होंगी, बॉलीवुड में बनी थी, तो उसी टाइप से इसको समझ लीजिए। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार की बात है। एक नदी, अ रिवर, ये हो जाएगा। किनारा होता है, नदी का किनारे को बोला जाता है बैंक ऑफ द रिवर या बैंक ऑफ अ रिवर, BANK, ये होता है किनारा। इसको भी आप दो तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नदी के किनारे को बोल सकते हैं आप या तो नदी के पास या नदी के बराबर में। तो अगर नदी के पास बोलेंगे तो नियर अ रिवर, और नदी के बराबर में बोलेंगे बिसाइड अ रिवर, बाय द साइड ऑफ रिवर, उसको बोला जाएगा नदी के बराबर में। वापस से आते हैं यहाँ पे, एक नदी के किनारे एक पेड़ था। तो जब हम बोलते हैं कि एक पेड़ था, अब इसको किस प्रकार से आप इंग्लिश में रिप्रेजेंट करेंगे वो समझने वाली बात है। इस तरह से, जैसे कि एक और सेंटेंस में बोलता हूं कि एक जंगल में एक शेर रहता था, तो एक लायन यूज्ड टू लिव इन अ जंगल। लेकिन इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कि देयर लिव्ड अ लायन इन अ जंगल, तो देयर से भी हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि अब हम इस पूरे के पूरे सेंटेंस में करने वाले हैं, एक बार इसको इंग्लिश में समझते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है या एक बार की बात है। देयर वॉज अ ट्री, एक पेड़ था, कहाँ था? ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक नदी के किनारे को मैंने आपको बताया बैंक बोला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। अब एक चीज आपके लिए समझने की ये है कि अगर सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा है तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसे कि यहाँ वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और यहाँ पर यूज हुआ है वाज, तो वाज ही क्यों यूज हुआ है? वर्ब भी तो हो सकता था। तो इसका रीजन ये है कि भाई देयर के बाद में हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो डिपेंड करेगी कि सब्जेक्ट के अलावा प्रीडिकेट क्या है। प्रीडिकेट मतलब अदर देन जो सब्जेक्ट होता है पार्ट ऑफ द सेंटेंस, उसको प्रीडिकेट बोला जाता है। अब प्रीडिकेट है क्या यहाँ पर? ए ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, तो एक पेड़ की बात हो रही है, तो ये जो वाज यूज हुआ है इस ट्री के लिए यूज किया गया है। समझ गए आप लोग? अब चूंकि ट्री तो सिंगुलर है तभी तो वाज का यूज हुआ है। तो देयर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी उससे संबंधित रूल हमने अब डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। उस पेड़ पर एक कबूतर रहा करता था। देखिए, रहता था और रहा करता था, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं स्कूल जाया करता था, ठीक है, आई यूज टू गो टू स्कूल, या फिर मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। तो यूज टू का मतलब आज हम इसमें समझेंगे इस सेंटेंस में। उस पेड़ पर एक कबूतर रहा करता था। एक कबूतर, अ पिजन, एक के लिए आ जाएगा, अ पिजन, यूज्ड टू लिव, और ध्यान दीजिएगा टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यूज्ड टू बताता है रहा करता था, मतलब यूज्ड टू मतलब करता था,
तो लिव आ जाएगा रहना, रहा करता था उस पेड़ पर। तो इसको पूरा समझ लेते हैं एक बार। अ पिजन यूज्ड टू लिव ऑन दैट ट्री, पर की जो हमारी इंग्लिश बनेगी वो बनेगी ऑन, और उसको, उस और इस दो चीजें होती हैं, दिस और दैट। दिस मतलब इस और उस मतलब दैट। तो उस पेड़ पर ऑन दैट ट्री अ पिजन यूज्ड टू लिव। ठीक है, इतना हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो उस पेड़ पर की जो इंग्लिश बन जाएगी ऑन दैट ट्री। उसी पेड़ के नीचे एक बिल में एक चींटी भी रहा करती थी। देखिए जो बिल की इंग्लिश बनती है वो होती है बरो, BURROW, बरो बोला जाता है इसको। एक चींटी भी रहा करती थी, एन एंट। अब चूंकि हमने ध्यान दीजिएगा पिजन से पहले ए का यूज किया है एक को दिखाने के लिए, और एंट से पहले एन का यूज किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि पिजन जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, AEIOU ये सब हैं वोवल, और इनके अलावा जितने हमारे अल्फाबेट्स हैं वो हैं कॉन्सोनेंट्स। तो पिजन स्टार्ट हुआ है पी से, इसलिए हमने ए का यूज किया है, और एंट स्टार्ट हो रहा है ए से, चींटी। तो एंट स्टार्ट हो रहा है ए से, इसलिए इससे पहले हमने एन का यूज किया है। एन एंट ऑल्सो, भी की सेंस बताएगा ऑल्सो, और रहा करती थी के लिए वही आ जाएगा यूज्ड टू लिव। इतना तो बन गया, एक चींटी भी रहा करती थी, एन एंट ऑल्सो यूज्ड टू लिव। अब इससे पहले भी देख लेते हैं, उसी पेड़ के नीचे एक बिल में। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे हिंदी में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे कि ये सब पहले आया हुआ है तो हम इसकी इंग्लिश पहले ही बनाएंगे। आप बाद में भी बना सकते हैं और पहले भी बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते मीनिंग कन्वे होना चाहिए पूरा का पूरा ना। अभी देख लीजिए, उसी पेड़ के नीचे एक बिल में, बिल को हमने बता ही दिया है बरो। अब इसकी पूरी की पूरी इंग्लिश समझ लेते हैं। एट द बॉटम ऑफ द सेम ट्री, उसी पेड़ मतलब सेम, सेम हो जाता है जो समान, मतलब जैसे कि हम पहले की बात कर रहे हैं उस पेड़ को लिए यूज किया है यहाँ पे सेम ट्री। और एट द बॉटम, बॉटम होता है तला, तने, ये मतलब तला समझ रहे हैं आप, एक तो टॉप हुआ एक हुआ बॉटम। बॉटम मतलब बिल्कुल नीचे की तरफ, पेड़ के नीचे, एट द बॉटम ऑफ द सेम ट्री एन एंट यूज टू लिव इन अ बरो। ये देखिएगा, एक बिल की जो इंग्लिश है वो इन्होंने यहाँ पर सबसे बाद में लाए हैं। क्यों? क्योंकि सेंस यही अच्छे से कन्वे कर रही है। एट द बॉटम ऑफ द सेम ट्री इन अ बरो एन ऑन्ट यूज टू लिव, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इने बरो को हम यहाँ पर भी लगा देते हैं तो वो भी ठीक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। कबूतर और चींटी अच्छे दोस्त थे। कबूतर का बनेगा पिजन, और एंड का बनेगा, और का बनेगा एंड, चींटी का बनेगा एंट, और थे का हो जाएगा वाज या वर में से आएगा। अब चूंकि पिजन और एंट दोनों एक प्लूरल, दो लोग हो गए ना, तो वर आना चाहिए, यहाँ पे वाज नहीं आएगा। और वर के बाद आएगा अच्छे दोस्त के लिए गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड नहीं आएगा क्योंकि वो दो लोग हैं। अगर सिंगुलर होता, एक आदमी की हम लोग बात करते, तो यहाँ पर फ्रेंड आ सकता था, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पिजन और एंट की, तो हमने यूज किया है फ्रेंड्स को। अब समझ लीजिए एक चीज और, द पिजन एंड द एंट वर गुड फ्रेंड्स। ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया, पिजन एंट, लेकिन जो डिस्कस करने वाली इस चीज है वो ये है कि इनसे पहले द का यूज हुआ क्यों है। देखिए, द का यूज इसलिए हुआ है, आप लोग ये सोचेंगे कि भाई हमने जब पहले यहाँ पर पिजन का यूज किया था तो उससे पहले ए का आपने प्रयोग किया, और यहाँ पर एंड से पहले एन का यूज किया। तो अब ऐसी क्या परिस्थितियां चेंज हुई कि आपने पिजन से पहले दा का यूज कर दिया और एंड से पहले भी दा का यूज कर लिया। असल में होता क्या है कि मान लीजिए मैं बार बार अपनी सभी वीडियोस में ये बताता रहा हूँ, आज फिर एक बार आप लोगों को बता देता हूँ जो नए व्यूअर्स हैं हमारे उनके लिए, कि भाई जब कोई कैरेक्टर किसी कहानी में, मान लीजिए मैं हूँ स्पीकर और बोलने वाला और आप हैं श्रोतागण, ऑडियंस, तो किसी कहानी में मैं आपको कोई बात नरेट कर रहा हूँ, तो उस कहानी को नरेशन के समय नरेट करते हुए जब मैं कोई कैरेक्टर आपको पहली बार इंट्रोड्यूस करूंगा, जैसे कि मैंने इधर सेकंड वाले सेंटेंस में पहली बार पिजन को इंट्रोड्यूस किया, तो उसको आप तब तक जानते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने कोई पिजन या फिर एक कबूतर की सेंस में ए का यूज किया है। सेम ही कहानी तीसरे सेंटेंस में मैंने चींटी के साथ करी है। लेकिन
अब यहाँ तक ये जब हमारे दोनों सेंटेंस खत्म हो गए हैं तो आप ये समझ चुके हैं कि भाई कहानी में दो कैरेक्टर्स हैं, एक पिजन और एक एंट। तो उनसे पहले अब हम लोग दा का यूज करेंगे। ए पिजन और एन एंट सही नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप लोग इनसे चिर परिचित हो चुके हैं, फेमिलियर हो चुके हैं। अब आप इन लोगों को जान गए हैं, आप लोग आई होप समझ गए होंगे। एक तरह से ये कंसेप्ट है, आप इसको यूज कर लीजिए कि भाई दा और ए का यूज आप किस प्रकार से और कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं। इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, जितने नियम हैं लगभग उतने ही एक्सेप्शंस हैं, और कभी कभी तो उससे ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि स्पेलिंग वाले हमारे रूल्स हैं। फिलहाल हम वो सब बात नहीं करते हैं, हम बात करेंगे केवल यहाँ पर दा और ए का कैसे यूज कर सकते हैं आप। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। फिर है सेंटेंस, एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और नदी का पानी उस पेड़ के आसपास के क्षेत्र में भर गया जहां वह चींटी और कबूतर रहते थे। देखिएगा सेंटेंस काफ़ी लंबा है और मज़ेदार भी है, हार्ड भी है थोड़ा सा। इसको 1 बाय 1 डिकोड करेंगे और बाद में पूरा का पूरा हम सेंटेंस देखेंगे, करेक्ट सेंटेंस क्या बनना चाहिए। एक दिन हो जाएगा 1 डे। बहुत तेज बारिश हुई, बारिश को क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं ना। रेन अपने आप में वर्ब भी है, तो इट रेन हुई। चूंकि बात पास्ट में हो रही है ना, सारी कहानी ही पास्ट में बोली जा रही है, तो हम यहाँ पर इसको पास्ट इंडेफिनेट में बनाएंगे। तो रेन की सेकंड फॉर्म आपको पता है, पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर नहीं पता तो समझ लीजिए कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनेट में पॉजिटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें यूज करेंगे डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ में आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वापस से आते हैं इधर। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, 1 डे इट रेन्ड वेरी, बहुत तेज मतलब वेरी हैवीली। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, ये हमने समझ लिया। और नदी का पानी उस पेड़ के आसपास के क्षेत्र में भर गया। अब ध्यान दीजिएगा, नदी का पानी जब उफान मारता है तो हम रिवर्स वाटर नहीं कहेंगे यहाँ पे। उसके बाद है और नदी का पानी, एंड रिवर वाटर उस पेड़ के आसपास के क्षेत्र में भर गया। फ्लडेड द एरिया कहाँ का, उस पेड़ के आसपास के क्षेत्र में। क्षेत्र के लिए यूज करेंगे हम एरिया का, और फ्लडेड मतलब भर गया। फ्लड को मतलब होता है बाढ़ आ जाना, और यहाँ पर नदी का पानी भर गया को भी दर्शाया जाएगा फ्लड से। फ्लड अपने आप में वर्ब है, तो फ्लडेड ईडी उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। फ्लडेड द एरिया नियर दैट, उस मतलब हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट का यूज किया जाएगा नियर दैट ट्री। कहाँ पे, वेयर। ये जो वेयर यूज हुआ है वो इस जहां के लिए यूज हुआ है जहां वह चींटी और कबूतर रहा करते थे। वेयर द एंट एंड द पिजन यूज टू लिव। आप इसको केवल इतना भी कह सकते हैं, वेयर द एंट एंड द पिजन लिव्ड, रहते थे। यूज टू लिव अगर नहीं यूज करना चाहते कि भाई यहाँ तो रहा करते थे नहीं है ना, तो रहते थे है तो उसको लिव्ड भी कर सकते हैं। अभी एक बार देख लेते हैं पूरा का पूरा सेंटेंस। 1 डे इट रेन्ड वेरी हैवीली, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड रिवर वाटर फ्लडेड द एरिया अराउंड द ट्री। अराउंड मतलब चारों ओर हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ बताया नियर, वो बताता है पास की, तो आसपास नियर का भी यूज कर सकते हैं आप, और अराउंड द ट्री हो जाएगा चारों ओर। वेयर दैट आंट एंड पिजन लिव्ड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप यूज टू का यूज नहीं करना चाहते तो आप केवल लिव्ड का भी यूज कर सकते हैं। चींटी पानी के साथ दूर बहने लगी। बहना होता है फ्लो, लेकिन यहाँ पर इसको इस प्रकार से हम बनाएंगे कि बहना शुरू कर दिया। द एंट स्टार्टेड, शुरू कर दिया, स्टार्ट आ जाएगा, स्टार्टेड फ्लोइंग। स्टार्ट के बाद ध्यान दीजिए कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, जिसको जिरंड फॉर्म बोला जाता है। द एंट स्टार्टेड फ्लोइंग, पानी के साथ होता है विद द वाटर, स्टार्टेड फ्लोइंग विद द वाटर। देखिएगा, द एंट स्टार्टेड फ्लोइंग अवे विद द वाटर, पानी के साथ दूर हमारा रह गया था तो दूर दर्शाता है अवे होती है इसकी इंग्लिश। तो द एंट स्टार्टेड फ्लोइंग अवे विद द वाटर। कबूतर ने यह देखा, द पिजन, कबूतर की इंग्लिश बन जाएगी पिजन,
और यह हो जाएगा दिस, है ना। और देखा मतलब पास्ट, सी की सेकंड फॉर्म, सो दिस, द पिजन सो दिस, और की बन जाएगी एंड, और सोचा, सोचना होता क्या है थिंक, और सोचा हो जाएगा थॉट, ठीक है, सोचा थॉट। अब ये है डबल कोटेशन मार्क, इसको बोला जाता है डबल कोटेशन मार्क। मेरी प्यारी दोस्त चींटी मुसीबत में है, माई प्यारी हो जाएगा डियर, दोस्त हो जाएगा फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड एंड मुसीबत में है मतलब इज इन ट्रबल, मुसीबत होता है ट्रबल, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। जहां चाहिए आ जाता है वहां आप लोग शुड का यूज करेंगे। चाहिए भी दो तीन सेंस में होता है, शुड की सेंस में, मस्ट की सेंस में, और ought to की। ध्यान दीजिए, शुड आप यूज वहां करेंगे जहां किसी प्रकार का आपको कोई सजेशन दिया जाए, या फिर, और उसके अलावा मस्ट मतलब जहां आपके ऊपर वो करना ही करना है, आपको कोई मजबूरी है, और ought to मतलब जहां आपका कोई सामाजिक दायित्व बनता है वहां आप ought to का यूज करेंगे। वापस से आते हैं इधर, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, आई शुड हेल्प, मदद हो जाता है हेल्प, आई शुड हेल्प, और उसकी की मतलब समझ लीजिएगा आप, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं हिम का, आप इसकी जगह चाहें तो हर का यूज भी कर सकते हैं और इट का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहता है एनिमल्स के लिए वो इट का ही यूज होता है। लेकिन कहानी वगैरह में हिम हर जेंडर भी उनका, भले ही इसमें कहानी में जेंडर कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं किया कि वो चींटी मेल है या पिजन फीमेल है ना, लेकिन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हमने कहानी में हिम का यूज किया है, अगर आप इट का भी यूज करेंगे तो वो भी ठीक रहेगा। अब देख लेते हैं पूरा का पूरा सेंटेंस। द पिजन, कबूतर ने देखा यह, ठीक है, सो दिस हो गया, एंड थॉट माई डियर फ्रेंड एंड इज इन ट्रबल, इतना सब हम पढ़ चुके हैं। आई शुड हेल्प हिम, हमें उसकी या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तब उसने एक पत्ता पानी में फेंका, ही मतलब ये पिजन के लिए है, ही देन थ्रो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन फेंका हो जाएगा थ्रू, सेकंड फॉर्म, थ्रू अ लीफ इनटू द वाटर, पानी के अंदर। देखिए इन और इनटू मतलब इन तो हो जाएगा, आप इनका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट जो है वो है इनटू, बिल्कुल पानी के अंदर की जो दिखाएगा सेंस वो हो जाएगा इनटू को। और लीफ होता है पत्ता, अगर पत्तियां बतानी है तो हो जाएगा लीव्स। ही देन थ्रू अ लीफ इनटू द वाटर, एंड चींटी को उस पर चढ़ने को कहा, एंड आस्क्ड द एंट, कहा, ये आस्क मतलब पूछना भी होता है और कहना भी होता है, और आस्क द एंट टू चढ़ने का होता है क्लाइंब, टू क्लाइंब ऑन टू इट मतलब लीफ के लिए बोला गया है यहाँ पे, एंड आस्क द एंट टू क्लाइंब ऑन टू इट। अब इसको एक बार देख लेते हैं पूरा का पूरा सेंटेंस। ही देन थ्रू अ लीफ इनटू द वाटर एंड आस्क द एंट टू क्लाइंब ऑन टू इट, ठीक है, यही सब हम लोगों ने पढ़ा है, ये देख लीजिए। अब आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पर देन तो है शुरू में और यहाँ देन आपने यूज किया है इसके बाद में, आप चाहें तो इसको शुरू में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको लगाना होगा कोमा। आप यूज भी कर सकते हैं देन ही, ऐसे भी यूज कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप ही के बाद में देन का यूज कर रहे हैं तब वहां पे आपको कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए देन और ही, फिर बाकी में जो भी सेंटेंस बोला गया है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। चींटी ने पहले तो पत्ते पर चढ़ने के लिए संघर्ष किया, संघर्ष करना होता है स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल, तो संघर्ष किया, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्ट्रगल्ड। चींटी ने पहले तो की सेंस आती है एट फर्स्ट, पहल, एट फर्स्ट द एंट स्ट्रगल्ड, पत्ते पर चढ़ने के लिए, चढ़ना वही है, क्लाइंब द एंट एट फर्स्ट द एंट स्ट्रगल्ड टू क्लाइंब ऑन टू द लीफ, लेकिन जल्द ही, लेकिन हो जाएगा बट सून, जल्द ही, सून वह उस पत्ते पर सुरक्षित रूप से चढ़ने में सफल हो गई, सफल होना मतलब सक्सीड, बट सून ही सक्सीडेड, SUCCEEDED, ये होता है सफल होना, सक्सीडेड
फिर पत्ते पर चढ़ना, टू क्लाइंब अप दैट लीफ सेफली, सुरक्षित रूप से। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका पूरा का पूरा मतलब। एट फर्स्ट द एंट स्ट्रगल टू क्लाइंब अप द लीफ, ठीक है, बट सून ही मैनेज्ड। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैंने यहाँ पर सक्सीड का यूज किया है, सफल हो जाना, और इन्होंने यूज किया है मैनेज का, जिसका यूज आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी कर सकते हैं। सेम ही सेंस कन्वे कर रहा है, ही मैनेज टू क्लाइंब अप दैट लीव्स सेफली। कबूतर फिर नीचे उड़ा, उड़ने को बताता है फ्लाई, और फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, और नीचे हो जाएगा, नीचे उड़ने को फ्लू डाउन। द पिजन देन फ्लू डाउन एंड, उस पत्ते को चींटी के साथ उठा लिया, एंड पिग्ड, उठा लेना होता है पिग्ड, पिग्ड अप दैट लीफ अलोंग विद द एंट।